Good evening, guys. Once again, I welcome you all in the regular lecture series on English grammar and reading comprehension for MBA, CET, CMAT, and certain other entrance examination which are likely to be conducted for an MBA admission. Well, yesterday we have discussed about spot the error. We will have to discuss the another angle related to spot the error with the help of the PowerPoint presentation. But today, before I jump on to the second part of the PPT, I would like to tell you something about fill in the blanks. तो ये जो टॉपिक है इसके बारे में हमें क्या करना है, हमें डिस्कस करना है. ठीक है. So guys, now let us discuss about fill in the blanks. Before I directly jump on to the topic, let me give you an idea on how the questions are being asked. Okay. देखिए, क्वेश्चन पूछने के क्या होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं. देर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच क्वेश्चंस ऑन फिल इन द ब्लैंक कैन बी फ्रेम्ड इन एग्जामिनेशंस. ठीक है, सिंपल क्या होता है, एक पहली मेथड क्या है, लेट मी मेक यू अवेयर विद द फर्स्ट टाइप इन विच दे विल सर्टनली आस्क अस द क्वेश्चन. ओके, तो अब हम देखते हैं कि कौन सी वो स्टाइल है, कौन सी वो मेथड है. पहला मेथड क्या है कि नॉर्मली आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं एक फिल इन द ब्लैंक्स दी जाएगी. नाउ इन ऑर्डर टू achieve the accuracy of the question, you need to choose the correct option from the given options. जैसे कि आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं एक बताता हूँ यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन आपको आ सकता है पहले मेथड में. जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, ही is devoid feelings. देखिए, हमने सेंटेंस लिया है यहाँ पे, ही इज डिवाइड फीलिंग्स. अब यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया. अब ऑप्शन देता हूँ आपको यहाँ पे ऑन, देन बी ऑप्शन है ऑफ, सी ऑप्शन है अबाउट, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. यहाँ पे और ऑप्शन क्या आ सकता है, नन ऑफ द अबव भी आ सकता है. ही इज डिवाइड feelings on, of, about, none of the above. Now this is the first method in which they will ask you the question कि एक आपको सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दिया है. उस स्टेटमेंट में क्या किया गया है दोस्तों, चार ऑप्शंस आपको दिए हैं. अब उन चार में से एक जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है. अब अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों आपका, नहीं, आई डोंट नो व्हाई द स्क्रीन इज बीइंग स्टक. कल भी ऐसे ही हुआ था. वन सेकंड, फिर से हमें करना पड़ेगा. तो पहली मेथड क्या है दोस्तों, नॉर्मली अ स्टेटमेंट विल बी गिवन विथ अ ब्लैंक स्पेस लेफ्ट इन इट. फोर options or alternatives will also be given below, just below it. You need to choose the correct option which best suits the given fill in the blank. जो given fill in the blank है उसका correct option हमें क्या करना है, वहाँ पे चूज करना होता है ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट आए वहाँ पे. ठीक है, तो ये होता है पहला मेथड. तो नॉर्मली फिल इन द ब्लैंक्स में ये पहला मेथड है. सेकंड मेथड क्या है, उसको हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं. वो फिल इन द ब्लैंक का एक एडवांस वर्जन होता है दोस्तों. वन सेक, स्क्रीन स्टक हो गया है, फिर से इसको हमें चालू करना पड़ेगा.
I would request you to wait for a minute, guys. I do not know what went wrong with the screen. I think there is a technical glitch. It happened yesterday also, and I had to switch off the screen for about 2 times, and then after about a minute, it again went on running smooth. So I think I just have to do the same thing that I did yesterday. Okay, it is being run. Wait a minute. ओके, तो मैंने आपको पहला पैटर्न बताया दोस्तों कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें क्या करेंगे, सीधा सीधा आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे और उस स्टेटमेंट में बहुत सारे फिल फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ब्लैंक स्पेस है, चार में से कोई एक ऑप्शन जो है वो आपको चूज करना है। ठीक है, ये हमने देखा। और दूसरी मेथड जो है, दूसरी मेथड क्या है, तो दूसरी मेथड को हम कह सकते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। दूसरी एक मेथड है, इट इज एन एडवांस मेथड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या होता है, एक सेंटेंस आपको दिया है और उस सेंटेंस में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया है। अब उस अंडरलाइन वर्ड को आपको रिप्लेस करना है गिवन चार ऑप्शन से। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना होता है। और फिर उस चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है आपको वहाँ पे चूज करना होता है जो करेक्ट होगा। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, वो क्वेश्चन जो है हमको पूछे जाते हैं। तो ये आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। तो इसके दो अलग अलग मेथड है, तो हम क्या करेंगे, दो में से एक एक मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे सेंटेंस में क्या होता है, पहले मेथड पे ही क्वेश्चन आता है, और दूसरा क्या मेथड है वो भी हम देखते हैं वहाँ पे। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बताता हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। उदाहरण हमने लिया, he gave me many informations, she gave me many informations। अब यहाँ पे अंडरलाइन जो है दोस्तों वो किया है many informations को। अब many information को अंडरलाइन किया है, तो इसके लिए फिर हमें चार ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है many pieces of information, many pieces of information, ऐसा एक ऑप्शन जो है ये हमको यहाँ पे दिया है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है लॉट्स ऑफ नॉलेज, लॉट्स ऑफ नॉलेज। तीसरा जो है वो क्या है, सेवरल डेटा। और चौथा जो है यहाँ पे वो है मच इंफॉर्मेशन। ऐसे चार अलग अलग क्या दिए हैं, ऑप्शन हमको दिए गए हैं दोस्तों। शी गेव मी मेनी इंफॉर्मेशन। ओके, क्या कर सकते हैं दोस्तों, मेनी इंफॉर्मेशन जो है ये करेक्ट है। अब इस इनकरेक्ट वर्जन को हमें करेक्ट ऑप्शन से रिमूव करना है। क्या आएगा, मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ नॉलेज, सेवरल डेटा, मच इंफॉर्मेशन। ओके, अब चूंकि इंफॉर्मेशन ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम मच इंफॉर्मेशन भी यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर एक ही इंफॉर्मेशन है तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे आएगा मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसे कहते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। क्या कहते हैं इसे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ऐसे दो अलग अलग मेथड है जहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट, अब हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि कैसे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। मैं एक पीडीएफ ओपन करता हूँ और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे,
ठीक है. Now the first question that we will solve here. In this section, each of the following sentences has a blank space and 4 words given after the sentence. Select whichever word you consider most appropriate for the blank space and indicate your response in the response sheet accordingly. अब हमको देखना है कि ये fill in the blank पढ़ने के बाद करेक्ट ऑप्शन जो है वहाँ पे सॉल्व करना है. पहला है, with the less rapid expansion of the economy, we should make progress toward stable price levels. Detailed, substantial, definite, infinite, ऐसा क्या है ऑप्शन है. मतलब with the less rapid expansion of the economy, we should make detailed progress toward the stable price level, substantial, definite, infinite. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों? सब्सटैंशियल. क्या आएगा? सब्सटैंशियल जो है ऑप्शन ये करेक्ट आएगा. सब्सटैंशियल प्रोग्रेस माने द प्रोग्रेस विच विल लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा प्रोग्रेस जो ज़्यादा समय के लिए टिकेगा, जो ज़्यादा समय के लिए आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्सटैंशियल कहते हैं. सब्सटेंशियल एक्चुअली, नॉट सब्सटैंशियल, सबस्टेंशियल. इसका उच्चार कैसे आएगा? सबस्टेंशियल. सबस्टेंशियल. सबस्टेंशियल क्या आएगा? उसका आंसर आएगा. ठीक है, तो इसको कहते हैं लार्ज इन अमाउंट, बड़ी मात्रा में. ठीक है, सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है? लार्ज इन अमाउंट. ओके, तो वी शुड मेक सब्सटेंशियल प्रोग्रेस. मतलब सब्सटेंशियल प्रोग्रेस या लार्ज और स्ट्रांग, बड़ा या मजबूत. दूसरा अर्थ क्या है इसका? सब्सटेंशियल का मतलब है बड़ा या स्ट्रांग. So with the less rapid expansion of the economy, we should make substantial progress towards stable price levels. Okay, then at times he gets very angry and then no one can prevent him, humor him, mollify him, satisfy him. क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या आंसर आएगा इसका करेक्ट? क्या करेक्ट आंसर आएगा इसका? देखिए, प्रिवेंट करने का मतलब होता है टू मेक समबडी नॉट टू डू समथिंग. फिर ह्यूमर, ह्यूमर तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं आएगा. सेटिस्फाई मतलब किसी को शांत करना, बाय गिविंग अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बाय गिविंग व्हाट दे नीड, जो चाहिए उनको वो देना, एंड देन मेक देम हैप्पी इन द एंड. बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आएगा मोलिफाई. क्या आएगा? मोलिफाई. ठीक है, मोलिफाई. मोलिफाई का मतलब क्या होता है? कि किसी का गुस्सा कम करना. इसका सिनोनिम जो है दोस्तों वो क्या आएगा यहाँ पे? पेसिफाई. पेसिफाई इज द सिनोनिम ऑफ इट. ओके, तो इसका मतलब है टू मेक समबडी लेस एंग्री और अपसेट. टू मेक समबडी, मॉडिफाई का मतलब है टू मेक समबडी लेस एंग्री और अपसेट. ये क्या हुआ मॉडिफाई का? यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे. ठीक है, चलिए. देन many people today have fallen into utter confusion of values, with the result that they cannot the good from the bad. Many people today have fallen into utter confusion of values, with the result that they cannot divide the good from the bad, differentiate the good from the bad, see the good from the bad, alter the good from the bad. देखिए गाइज, अल्टर करने का मतलब क्या होता है? अल्टर करना मतलब जो ओरिजिनल चीज़ है उसमें बदलाव कर देना, टू मेक अ नेसेसरी चेंज इन दी ओरिजिनल वन. जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बाय अ जीन्स and the jeans is a little large in size compared to your height, what would you do? You will probably go to the tailor who does altering work, and you will ask him to cut the jeans and adjust it according to your size. तो फिर क्या हुआ? आपने जो ओरिजिनल है उसको कट किया और फिर एडजस्ट किया, तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्टर करना. ठीक है, अब आगे देखते हैं. इफ मोहन एट 5 AM he would not have missed, सॉरी ये पहला, तो क्या आएगा? डिवाइड द गुड फ्रॉम द बैड. नो, क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसमें हमें फर्क करना है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? डिफरेंशिएट. मेनी पीपल टुडे हैव फॉलन इनटू अटर कंफ्यूजन ऑफ वैल्यूज विद द रिजल्ट दैट दे कैन नॉट डिफरेंशिएट द गुड फ्रॉम द बैड. एक नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ मोहन एट 5 AM he would not have missed the train.
देखिए गाइज, ये जो फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन कंडीशनल्स। ये किस पे पूछा गया है? कंडीशनल सेंटेंसेस पे पूछा गया है। इफ मोहन एट 5 AM he would not have missed the train. Started, had started, would start, had started। क्या आएगा कि अगर मोहन ने 5 बजे अपनी जर्नी शुरू की होती तो वो ट्रेन बिल्कुल ही मिस ना करता। आई मीन वी वर एक्सपेक्टिंग हिम to leave off the house at 5 AM so that he would catch the train in time. But it actually did not happen and he did not follow according to our wish. That is why he did not get a train eventually. तो यहाँ पे क्या आएगा? If Mohan at 5 AM he would not have missed the train. तो यहाँ पे देखो if के बाद क्या आया है? Would not have, मतलब would, could, should प्लस have प्लस V3 अगर आता है तो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। तो वाक्य आएगा इफ मोहन हैड स्टार्टेड। वाक्य कैसे आएगा? इफ मोहन हैड स्टार्टेड। ये स्क्रीन गाइस, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विथ इट, बट ये स्टक हो रही है स्क्रीन। वन सेकंड गाइस, ये फिर से इसको ये करना पड़ेगा। सॉरी गाइस, आई डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग विद द स्क्रीन। It will take a minute to start again. I would like you to wait for a minute. Okay, now his property was divided his daughters and son। देखिए गाइज, इसमें daughters भी प्लूरल है, sons भी प्लूरल है। Now you need to choose the correct preposition which best suits the demand of the question. His property was divided between his daughters and sons, among his daughters and sons, from and with। As you know, from और with जो है ये बिल्कुल ही नहीं आएगा। We use with when we are talking about two people or more than two, but in a different context। From कब use करते हैं? When we are talking about a starting point from one place to another place। वही यहाँ पे क्या आएगा? Between कब आता है? जब हम दो लोगों की बात कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे सन्स क्या है, प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा बेटे हैं। डॉटर्स क्या है, ये भी प्लूरल है। तो फिर यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, अमंग जो है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग हिज daughters and son. What is the major difference between amongst or between? See, among and amongst are similar. जनरली among और amongst जो है वो सिमिलर है, खाली फर्क इतना है, amongst जो है ये कभी कभी यूज होता है ऐसे शब्द के पहले या ऐसे नाउन के पहले जिसकी शुरुआत वोवल लेटर से होती है। तो amongst is basically used before a noun which begins with a vowel letter. On the other hand, among can be used generally. तो normally amongst आप यूज कर सकते हो when you are talking about more than two person, more than two things. But what about between? between कब आएगा, जब आप दो लोग दो वस्तुओं की क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। when you are talking about two people or two person तो क्या आएगा, between आएगा। ठीक है, चलिए। his persistence in his misdemeanors has lowered him in the of everyone who knows him. guys, misdemeanor का मतलब क्या है, misdemeanor का मतलब होता है बुरा बर्ताव, उसको हम क्या कहेंगे, बुरा बर्ताव हम उसे कह सकते हैं। misdemeanor मतलब कोई ऐसी चीज जो आदमी करता है, बुरा बर्ताव मतलब मैंने कुछ किया किसी को पसंद नहीं आया, वो डिसअग्री करेगा ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसइमिनर कहते हैं। मतलब समथिंग स्लाइटली बैड और रॉन्ग दैट अ पर्सन डज। डिसइमिनर का मतलब ऐसे कुछ शब्दों का मीनिंग भी नोट करते जाइए, समथिंग बैड और रॉन्ग दैट अ पर्सन डज। कोई व्यक्ति जब कोई गलत चीज करता है तो उसे मिस डिमीनर कहते हैं, मिस डिमीनर। और मिस डिमीनर जो है ये प्लूरल में भी यूज होता है। मिस डिमीनर मतलब क्या होता है, ये नाउन है। मिस डिमीनर्स मतलब एक से ज्यादा चीजें अगर उसने गलत की है तो। फिर क्या आएगा, इट्स परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब लगातार, उसने लगातार बुरा बर्ताव करने के कारण लोगों की नजर में उसकी जो इमेज थी वो खराब हो गई। सो लोवर्ड हिम इन द आईज ऑफ एवरीवन हु नोज हिम। एस्टिमेशन, estimate, esteem, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, eyes. His persistence in his demeanors has lowered him in the eyes of everyone who knows him. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। The clouds of suspicion will clear up soon, clear away soon, clear off, clear by. Now this particular question is framed on phrasal verbs. ये जो क्वेश्चन है ये किस पे फ्रेम किया गया है, फ्रेजल वर्ब्स पे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ये हमको क्या करना है, ध्यान रखना। फ्रेजल वर्ब इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। द क्लाउड्स ऑफ सस्पिशन विल क्लियर अप। क्लियर अप मतलब क्या होता है, समथिंग विच विल बी मेड क्लियर। क्लियर अप म्हणजे एखादी गोष्ट स्पष्ट होणे अशा अर्थाने आपण ते वापरतो। काय वापरतो, स्पष्ट होणे मतलब सुधार होना। ठीक है, यूज्ड अबाउट द वेदर और एन इलनेस टू गेट बेटर। ठीक है, क्लिअर अप, क्लाउड्स ऑफ सस्पिशन, शंकेचं जे वादळ आहे ना ते आता लवकरच काय होईल, त्याच्यामध्ये सुधार होईल। क्लिअर अप, क्लिअर अवे, अशा वेगवेगळ्या फ्रेजल वर्ब इथे येऊ शकतात। ठीक है, तो क्लियर अवे का भी मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे करेक्ट वैसे देखें तो क्लियर अवे आएगा। क्लियर अवे का मीनिंग होता है टू रिमूव अनवांटेड आयटम्स, म्हणजे जे काही अनावश्यक जे काही शंकेचं वादळ तयार झालंय ते आता काय होईल, कमी होईल। सो क्लियर अवे इज द करेक्ट ऑप्शन टू बी चोजन हियर। सेकंड क्वेश्चन भी फ्रेजल वर्ब पे है। द टीचर सेड that they were no longer prepared to the ways of the new headmaster, put over with, put on with, put up with, put up to। ओके, क्या आएगा दोस्तों, सोचिए थोड़ा सा। टीचर सेड that they were no longer prepared to put over with the ways of the new headmaster, put on with, put up with, put up with। मतलब सिंपल है, एक स्कूल में न्यू हेडमास्टर आए, उनका काम करने का जो तौर तरीका है वो नए शिक्षकों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उनके साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाए। तो करेक्ट ऑप्शन आता है दोस्तों पुट अप विथ। क्या आता है, पुट अप विथ। पुट अप का मतलब क्या है, टॉलरेट और एंड्योर समथिंग, किसी भी चीज को बर्दाश्त करना। पुट अप विथ का मतलब है टॉलरेट
और एंड्योर समथिंग, ऐसा क्या लिया है, उदाहरण लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन आपको चूज करना है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट्स at the rate of one every month, there is still a shortage of accommodation. True, despite, by, for. मतलब यहाँ पे देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट्स एट द रेट ऑफ वन एवरी मंथ, देयर इज स्टिल अ शॉर्टेज ऑफ अकोमोडेशन। देखिए, हर महीने में एक बिल्डिंग जो है लोगों के लिए बनाई जा रही है, इतना होने के बावजूद भी रहने की जगह जो है लोगों के लिए कम हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक है थ्रू, डिस्पाइट, बाय, फॉर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डिस्पाइट। और इंस्पाइट होता तो उसके साथ ऑफ आता, तो वाक्य आएगा डिस्पाइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट्स एट द रेट ऑफ वन एवरी मंथ, देयर इज स्टिल अ शॉर्टेज ऑफ अकोमोडेशन। ऐसा ये करेक्ट आएगा यहाँ पे। नाउ 30 नंबर का क्वेश्चन। Democracy requires the equal right of all to the development of such capacity for good as nature has presented them with, endowed them with, fortified with, replenished with। क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा? एक बार फिर से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। Democracy requires the equal right of all to the development of such capacity for good as nature has। यहाँ पे आएगा दोस्तों एंडाउड। क्या आएगा, एंडाउड। एंडाउड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, टू गिव अ लार्ज सम ऑफ मनी और अ लार्ज सम ऑफ समथिंग टू इट। ओके, तो यहाँ पे एंडाउड क्या होगा, करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए। माई टीचर वॉज us for being late. My teacher was annoyed at us for being late. My teacher was annoyed with us for being late. My teacher was annoyed about us for being late. My teacher was annoys us for being late। तो वाक्य कैसे आएगा, My teacher was annoyed with us for being late। ओके, देखिए एंग्री, एंग्री एट somebody, एंग्री with somebody भी चलेगा, बट एंग्री एट somebody इज द करेक्ट वन। सिमिलरली अनॉइड विथ, मतलब हम लोग लेट आए और हम लेट आए इसके कारण हमारे सर हमसे चिढ़ गए। तो माई टीचर वॉज अनॉइड विथ अस फॉर बीइंग लेट। देन संध्या मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस। संध्या shouted to me from the top of the house। संध्या shouted at me from the top of the house। संध्या shouted me from the top of the house। क्या करेक्ट आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखना है। संध्या शाउटेड टू मी, मतलब घर के ऊपर से मेरी तरफ देख के संध्या ने आवाज लगाई, चिल्लाई। तो क्या आएगा, संध्या शाउटेड एट मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस। संध्या शाउटेड एट मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस। ओके। Ravi has the habit of complaining a headache। Ravi has the habit of complaining to a headache, complaining of a headache, and complaining a headache। क्या आएगा दोस्तों, सोचिए जरा। ये मैंने जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना, उसमें आपको बताया था हमेशा ये। क्या आएगा, रवि हैज द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अ हेडेक, कंप्लेन अ हेडेक, कंप्लेनिंग टू हेडेक, कंप्लेनिंग ऑफ अ हेडेक। तो रवि हैज द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक। फिर से स्क्रीन गाइज ये हो गया है, स्टक हो गया है। ठीक है, फिर से स्क्रीन स्टक हो गया। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, तो आंसर क्या आएगा, रवि हैज द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अ हेडेक, कंप्लेन अ हेडेक, कंप्लेनिंग टू हेडेक, और दूसरा क्या है, कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक। तो रवि हैज द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग ऑफ अ हेडेक। कंप्लेन ऑफ, तो हमेशा ध्यान रखना, कंप्लेन ऑफ म्हणजे च्याबद्दल तक्रार करणे, इसका मतलब है टू स्टेट दॅट यू फील और हॅव अ पेन। कंप्लेन ऑफ म्हटलं की बाबा मी आजारी आहे, मला बरं वाटत नाही, या अर्थाने आपण ते वापरतो। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं ना, द पेशेंट कंप्लेंड ऑफ अ शार्प पेन इन हिज बैक। द पेशेंट
कंप्लेंट ऑफ अ शार्प पेन इन हिज बैक, ऐसा हम क्या लेते हैं, उदाहरण वहां पे लेते हैं, ये हमको समझना है, ठीक है। चलिए, I always want to go alone for a ride, but my mother going with my brother. I always want to go alone for a ride, but my mother going with my brother. But my mother insists going with my brother, insists on going with my brother, insists in going with my brother, and insisted going with my brother. Okay, the screen. I don't know what is. Oh my goodness. फिर से इसको शुरू करते हैं गाइस। किरिन again and again is facing a technical glitch. Okay, then let's concentrate on the board, guys. I always want to go alone for a ride, but my mother insists going with my father. Brother insists on, insists in, insisted. Okay, क्या आएगा दोस्तों? इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंसिस्ट? इंसिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए क्या करना, जोर देना, मतलब टू से स्ट्रांगली दैट यू मस्ट हैव और डू समथिंग, कि नहीं मेरे को ऐसा ही करना है, मेरे को ऐसा ही चाहिए। तो यहाँ पे इंसिस्ट ऑन आएगा, नहीं आएगा। इंसिस्ट गोइंग विथ माई ब्रदर, ओनली इंसिस्ट क्या है, करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आएगा। और इंसिस्ट का मतलब क्या है? टू से स्ट्रांगली दैट यू मस्ट हैव और डू समथिंग। ओके, कि आप कोई कुछ चीज करना चाहते हो या किसी चीज को आप पाना चाहते हो। देन न्यू स्टूडेंट, द न्यू स्टूडेंट फॉन्ट, हाँ, द न्यू स्टूडेंट फाउंड इट, नॉट फॉन्ट। The new student found it difficult to with its classmates get along, get among, get well, get up. The new student found it's difficult to with its classmates get along, get among, get well, get up। क्या आएगा करेक्ट यहाँ पे? तो यहाँ पे करेक्ट क्या आएगा? गेट अलोंग। क्या आएगा? गेट अलोंग। गेट अलोंग एक फ्रेजल वर्ब है। गेट अलोंग का मतलब होता है टू गो विथ समथिंग एल्स और समबडी एल्स इन अ गुड फ्लो। तो गेट अलोंग का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? मतलब हम कहते हैं ना, आई एम गेटिंग वेल अलोंग, मतलब टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ समवन, ये ठीक ठाक चल रहा है भाई।
How are you getting how are you getting well along with your new job? Yes, I am getting well along with my new job. मतलब क्या तुम्हारी नई नौकरी ठीक चल रही है? यस सर. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा गेट वेल. गेट वेल with his classmates. Get along with his classmates here. Correct. I'm getting along well with my classmate, or I'm getting along with my classmates. Okay, then. डिफिकल्ट टू गेट वेल यहाँ पे करेक्ट आएगा दोस्तों, नॉट ओनली गेट अलॉन्ग, गेटिंग वेल अलॉन्ग विथ, ऐसे आता है ये. गेटिंग वेल अलॉन्ग विथ इट्स क्लासमेट. देन द विजिटिंग डिप्लोमैट, द प्राइम मिनिस्टर, कॉल्ड इन, कॉल्ड एट, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड अप ऑन. मतलब जो विजिटिंग डिप्लोमैट था उसने प्राइम मिनिस्टर से उसकी मुलाकात की. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से उसकी मुलाकात की, मतलब वो आया और आने के बाद वो क्या हुआ, उसने बात की. ठीक है, क्या आएगा फिर? क्या आएगा दोस्तों? द विजिटिंग डिप्लोमैट कॉल्ड एट द प्राइम मिनिस्टर. कॉल्ड एट का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप ॲट अ प्लेस ब्रीफली, म्हणजे एखाद्या जागेवरती थांबणे आणि मग त्या जागेवरती थांबून चर्चा करने. अब डिप्लोमैट वहां पे रुके, प्राइम मिनिस्टर से चर्चा की और वो आगे बढ़े. ओके, देन सिंसियर ही वुड हैव गॉट द प्राइज. Had he been sincere, he would have got the prize. Has he been sincere? Would he have been sincere? He is sincere. क्या आएगा दोस्तों कि अगर वो सिंसियर होता तो उसे प्राइज मिल जाता. सेंटेंस क्या आएगा? Had he been sincere, he would have got the prize. Okay, then 10 years for me to live in a foreign country. 10 years for me to live in a foreign country are a long time, is a long time, has a long time of time. 10 years is a long time for me to live in a foreign country. Okay, then if I love to accept the offer. बस देखिए, इमेजिनरी सेंटेंसेस में हम जनरली क्या करते हैं? आई के बाद में वर यूज करते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन. तो वाक्य का इफ आई वर यू. अब अगर इफ के सेंटेंसेस में पास्ट सिंपल टेंस हुआ तो फिर अगले टेंस में या तो पास्ट सिंपल होता है या मॉडल का पास्ट फॉर्म, जैसे कैन का कुड, विल का वुड. तो कैसे आएगा? इफ आई वर यू, आई वुड love to accept the offer. If I were you, I would love to accept the offer. Then, my sister asked me, willing to go abroad for my studies. My sister asked me if I were willing to go abroad for my studies, if I could be, if whether I should be, whether I will. My sister asked me. Which tense is this? Past simple tense. तो यहाँ पे whether I will आएगा क्या? नहीं. वेदर आई शुड बी आएगा नहीं. वेदर आई वर क्या आएगा? इफ आई वर. माई सिस्टर आस्क्ड मी इफ आई वर विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडीज. देन द माउंटिंग प्रेशर वॉज सो ओवरवेलमिंग दैट he ultimately yielded to her wish, gave in to her wish, cowed in and agreed in. द माउंटिंग प्रेशर का मतलब है कि आप पे निरंतर जो दबाव बनाया जाता है वो. द माउंटिंग प्रेशर वॉज सो ओवरवेलमिंग दैट ही अल्टीमेटली अग्रीड इन टू हर विश. क्या आएगा दोस्तों? थोड़ा सोचिए. क्या आएगा? yielded in to her wish, gave in to her wish, cowed in and agreed in. The correct option is cowed in. यहाँ पे correct option क्या है? Cowed in. Cowed in का मतलब क्या है? To submit to someone's wish by intimidation. मतलब आपको किसी की भी इच्छा मानने पे मजबूर किया जाएगा. Cowed in का मतलब होता है cow in, to submit to someone's wish by intimidation.
तो ये हमने उदाहरण लिया। देन authority when it is not supported by the moral purity of its user. Authority when it is not supported by the moral purity of its user prevails, entails, crumbles, wets. ओके तो क्या आएगा? अथॉरिटी। बताइए क्या आएगा दोस्तों? crumbles. Authority crumbles when it is not supported by the moral purity of its user. crumble माने टूट जाना, हाँ, हो जाना, खराब हो जाना। मतलब अगर हम उसे कह सकते हैं कि क्रम्बल होने म्हणजे व्हाट शुड आई से, दैट समथिंग विल बी कटेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पीसेस। अब अगर आप लोगों के लिए काम कर रहे हो और लोगों को ही वो पसंद नहीं, तो क्या हो जाएगा? वो काम छोटे छोटे टुकड़ों में बट के खत्म हो जाएगा। ऐसा हमने उदाहरण वहाँ पे लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन अ developing country like India, some industries will have to be brought within public and control, for otherwise rapid growth of the economy may be impossible. Perspective, hegemony, observation, ownership. ओके, देखिए हेजेमनी, ये जो वर्ड है ना गाइज, इसका मतलब होता है किसी का भी इन्फ्लुएंस। हेजेमनी का मतलब क्या होता है? किसी का भी इन्फ्लुएंस, जिसे हम कह सकते हैं। तो हेजेमनी का मतलब होता है यहाँ पे हिजेमनी एक्चुअली इसका मतलब होता है कंट्रोल बाय वन कंट्री, वन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हिजेमनी ऑफ द वेस्टर्न मीडिया शुड स्टॉप, तो वेस्टर्न मीडिया ही सारी न्यूज़ को कंट्रोल करता है, वो बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे हिजेमनी आएगा नहीं, पर्सपेक्टिव आएगा नहीं। ठीक है, इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, some industries will have to be brought within public observation, okay, and control, और अदरवाइज रैपिड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी में भी इम्पॉसिबल। तो पब्लिक ओनरशिप भी हम कह सकते हैं। मतलब पब्लिक ओनरशिप मतलब नॉर्मल पब्लिक इंडस्ट्रीज चलाएगी क्या? नो, इंडस्ट्रीज विल बी रन बाय गवर्नमेंट। वो इंडस्ट्रीज कौन रन करेगा? गवर्नमेंट जो है वो रन करेगी। देन गांधी जी conceived of the idea of channelizing the powerful currents of the united mass movement so as to give, ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत है। देन फिर से गाइड स्क्रीन का यही प्रॉब्लम आ गया। चलो तब तक हम देखते हैं विदाउट स्क्रीन। नाउ बिकॉज ऑफ हिज हैबिट्स he could not save much money. Because of his extravagant habits, frugal, unsavory, bad. गाइस एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, फ्रूगल का मीनिंग क्या होता है? कि जितना पैसा चाहिए उतना ही इस्तेमाल करना। तो फ्रूगल लाइफ मतलब जैसे लोग जंगल में रहते हैं, गांव देहातों में रहते हैं, जितना उनको चाहिए उतना ही वो इस्तेमाल करते हैं। अब उसकी तो ज़्यादा खर्च करने की आदत थी, अब ज़्यादा खर्च करने की आदत के कारण वो ज़्यादा पैसे नहीं बचा पाया। फ्रूगल आएगा क्या? फ्रूगल मतलब यूजिंग ओनली एज मच मनी और फूड एज इज नेसेसरी, जितना चाहिए उतना ही यूज करना, वो फ्रूगल है। लेकिन दूसरा है एक्स्ट्रा वैगंट। एक्स्ट्रा वैगंट का मतलब क्या है? कि जितना ज़रूरी है उससे क्या करना? ज़्यादा खर्च करना। उसको हम एक्स्ट्रावगंट कहते हैं एक्चुअली। एक्स्ट्रावगंट, एक्स्ट्रावगंट, एक्स्ट्रावगंट। ओके, इसका मतलब क्या? स्पेंडिंग और कॉस्टिंग टू मच मनी, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला। फिर क्या आएगा? बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रावगंट हैबिट्स he could not save much money. Then Socrates was of spreading discontent among young men of Athens and of lying to destroy their faith in the old gods. I do not know. I think something needs to be fixed because टेक्निकल एरर होने के कारण ये स्क्रीन स्मूथली रन ही नहीं हो पा रही है।
ओके, सो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? एक्स्ट्रावैगेंट। बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रावैगेंट हैबिट्स ही कुड नॉट सेव मच मनी। फ्रूगल मतलब जितना चाहिए उतना ही यूज करने वाला, तो फ्रूगल उसका ऑपोजिट वर्ड है। देन Socrates was of spreading discontent among young men of Athens and of trying to destroy their faith in the old gods. Rebuked, disparaged, accused, demonized. Accused of मतलब to blame somebody for something, किसी भी चीज का किसी पे भी आरोप लगा देना। तो सॉक्रेटिस फिलोसोफर थे, तो उन पे ऐसा आरोप लगाया गया कि अब एथेंस मतलब ग्रीस में जो लोग हैं उनको आप भगवान नहीं है ऐसा मानने पे मजबूर कर रहे हो। The robbers fell amongst themselves over the sharing of the loot. The robbers fell amongst themselves over the sharing of the loot. Out, to, off, across. यहाँ पे आएगा fell out amongst themselves over the sharing of the loot. Fell out का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज पे अग्री ना होना, एग्रीमेंट ना होना। मतलब जो रॉबर्स थे उन्होंने लूट की, और लूट करने के बाद में जो शेयर है कि भाई तुम इतना लोगे तुम इतना लोगे, तो उसको हम फेल आउट का मतलब कि टू हैव एन आर्ग्यूमेंट विथ समवन, कह रहे नहीं मैं इतना लूंगा, वो बोलेगा मैं इतना लूंगा मैं इतना लूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? फेल आउट करेक्ट आएगा। देन a really sophisticated person would never be enough to think that he is always right. Reverent, nev, articulate, humble, nev. Next question. Speeding and blocking are traffic offenses which lead to troublesome accidents, final accidents, great and gruesome. अब यहाँ पे दो में से कोई एक वर्ड आ सकता है दोस्तों। एक तो आ सकता है यहाँ पे ट्रबलसम, या दूसरा हम कह सकते हैं ग्रूजम। क्या लगता है आपको क्या आएगा? ठीक है, तो जनरली इसको हम कह सकते हैं ग्रूजम। ग्रूजम मतलब समथिंग दैट इज कनेक्टेड विथ इंजुरी और डेथ। मतलब ग्रूजम एक्सीडेंट का मतलब क्या है कि ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब आप ओवर स्पीडिंग करोगे, ब्लॉकिंग और ट्रैफिक ऑफेंसेस को बार बार तोड़ोगे, तो ग्रूसम एक्सीडेंट होगा। मतलब आपको क्या हो सकती है? आपकी डेथ भी हो सकती है, और दूसरा आपको इंजरी जो है वो भी हो सकती है। देन क्रिएटिव पीपल आर ऑफन obsessed with their own uniqueness. Creative people are often deranged with their own uniqueness. Creative people are often unbalanced with their own uniqueness. Creative people are often dissatisfied with their own uniqueness. Okay, so creative people are often डिससेटिस्फाइड विद देयर ओन यूनिकनेस। ओके, या कभी कभी हम कैसे कह सकते हैं ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है कि किसी भी चीज से खुद जो है ना ज्यादा मतलब ये होना, मतलब किसी भी चीज का ज्यादा अहंकार आ जाना, या किसी भी चीज का हम कह सकते हैं जनरली उसका मीनिंग होता है कि किसी भी चीज से अपने दिमाग को भर देना, टू कम्प्लीटली फिल युअर माइंड सो दॅट यू कॅनॉट थिंक ऑफ एनिथिंग एल्स। मतलब एखाद्या गोष्टीचा एवढा विचार करायचा डोक्यात फक्त तेच की जेणेकरून दुसऱ्या गोष्टीचा विचारच येणार नाही, उसको हम ऑब्सेस्ड कहते हैं। ऑब्सेस्ड का मतलब है टू कम्प्लीटली फिल योर माइंड विथ समथिंग एल्स सो दैट यू कैनॉट थिंक ऑफ other thing. Okay, a biography is person's life history, about a person's life history, about person's life history, for a person's life history with a biography is a biography is about a person's life history। देखिएगा इस बायोग्राफी का मतलब क्या है? जब किसी व्यक्ति के लाइफ को दूसरा व्यक्ति लिखेगा, बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी मतलब जो स्वयं स्वयं के जीवन के बारे में लिखता है। ठीक है, देन she told me that she, her degree by 2023, will have completed, shall be completed, will completed, would have completed. She told me that she would have completed her degree by 2023। उसने मुझे बताया कि by 2023 को उसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होगी। तो विल कंप्लीटेड आएगा नहीं, वुड हैव कंप्लीटेड आएगा, या विल हैव नॉट वुड हैव, विल हैव कंप्लीटेड। उसने मुझे बताया कि 2023 तक उसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, तो हम जनरली यहाँ पे अगर कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो वुड हैव ही करेक्ट आना चाहिए, क्योंकि पास्ट में। हाँ, शी टेल्स मी
that she will have completed her degree by 2023 and she told me that she would have completed her degree by 2023. तो ये देखा हमने गाइस पहला पैटर्न, फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन कैसे आते हैं और इस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। तो कल हम और क्या करेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स पे अगर आपको अच्छा कमांड करना है तो आपका आर्टिकल्स का यूसेज, प्रीपोजिशन का यूसेज, साथ ही साथ थोड़ा सा आपका क्या होना चाहिए, वर्ड्स जो है वोकैबुलरी का नॉलेज आपका ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। अदरवाइज क्या होगा, वोकैबुलरी अगर आपका पुअर है तो फिर क्वेश्चंस आपके उतने करेक्ट नहीं आएंगे। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, कल हम थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये जो इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है फिल इन द ब्लैंक्स का एडवांस्ड वर्जन, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।